हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं मस्त एकदम टकाटक होंगे। तो हिस्ट्री के जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका एक नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है वो है गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश के बारे में मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया है। अभी हम लोग गुलाम वंश ख़त्म हो चुका है, अब हमारा खिलजी वंश स्टार्ट होगा। तो दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश जिसका नाम है खिलजी वंश, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे कम दिनों तक शासन खिलजियों का रहता है। खिलजियों का शासन सबसे कम दिन का शासन रहता है। दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों में सबसे कम जो शासन कर पाता है वो खिलजी राजवंश रहता है। लेकिन याद रखिएगा, खिलजी राजवंश के अंतर्गत एक सुल्तान आएगा जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। उसका कार्यकाल तो 20 साल का था, लेकिन बहुत व्यापक है और सर्वाधिक क्वेश्चन अगर कहीं से पूछे जाते हैं तो उसी से पूछे जाते हैं। तो अभी खिलजी वंश के संस्थापक की बात करते हैं, जलालुद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे और इस जाति के बारे में पहले थोड़ा बात करते हैं। जो खिलजी जाति था, ये जो खिलजी जाति थे, ये अफगानिस्तान का एक नदी है जिसका नाम है हेलमंद नदी। तो हेलमंद नदी घाटी के किनारे पे ये लोग रहते थे और वहीं के मूल रूप से ये जाति था। एक दास के रूप में इसे भी खरीदा गया था और जलालुद्दीन एक सैनिक से लेकर, याद रखिए, एक सैनिक से लेकर सुल्तान बनने तक का सफ़र किया। प्रारंभ में अपना जीवन का शुरुआत यह एक सैनिक के रूप में करता है। अपनी योग्यता और अपनी कुशलता के आधार पर यह बहुत जल्द ही समाना कहाँ पे, पंजाब में समाना का गवर्नर बन जाता है। कहाँ का गवर्नर बनता है? समाना, जो कि पंजाब में है, वहाँ का गवर्नर बन जाता है। और उस समय मंगोल का आक्रमण होता है और मंगोल आक्रमण को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, उसे भगा देता है, खदेड़ देता है। इस बात से उस समय जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासन था, उसका जो शासक हुआ करता था जिसका नाम था कैकुबाद। बलबन के बाद कैकुबाद शासक बनता है दिल्ली सल्तनत का। तो कैकुबाद इतना ज़्यादा खुश होता है जलालुद्दीन से कि उसने इसे आरिज ए मुमालिक का पद दे देता है। याद रखिएगा, ये पद आरिज ए मुमालिक का पद दिया जाता है। यह सेना मंत्री का पद हुआ करता था। सेना मंत्री का पद हुआ करता था और एक उपाधि भी देता है। उस उपाधि का नाम है शाइस्ता खां की उपाधि। शाइस्ता खां की उपाधि भी प्रदान कर देता है। तो इस तरह से अब वह सेना मंत्री बन जाता है पूरा दिल्ली सल्तनत का। जब कैकुबाद लकवाग्रस्त हो जाएगा और उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत का जो शासक बनेगा, यानी दिल्ली का जो सुल्तान बनेगा, वो है शमसुद्दीन कैमूर्स। और शमसुद्दीन कैमूर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक भी था। तो शमसुद्दीन कैमूर्स का संरक्षक नियुक्त कर देता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। अब बताओ, ये तो वही बात हो गई ना भैया कि आपने बिल्ली को दूध की रक्षा करने के लिए दे दी है। इसके मन में खुद सुल्तान बनने की चाह थी और इसे सुल्तान का संरक्षक, पर्सनल बॉडीगार्ड बोल सकते हैं, बना दिया। इसने क्या करा? इसने शमसुद्दीन कैमूर्स की हत्या कर दी। हालांकि वो योग्य शासक नहीं था, अयोग्य शासक था। उसकी इसने हत्या कर दी, उसे पकड़ा, जेल में डाला, वहाँ उसकी हत्या करवा दी, खुद को सुल्तान घोषित कर लिया और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में एक नए राजवंश की नींव डाल दी जिसका नाम था खिलजी। जितने भी पुराने पर्चे थे, जो पुराने बड़े बड़े गुलाम वंश के टैग लगे हुए थे, सबको हटाया और खिलजियों का परचम बुलंद रहे का पर्चा लगाया सब जगह और एक नए राजवंश की स्थापना हो गई दिल्ली सल्तनत में जिसका नाम था खिलजी वंश। ये गैर तुर्की था। इससे पहले अगर गुलाम वंश में देखें तो ज़्यादातर जो शासक हुए वो किस नस्ल के थे? तुर्की थे। ये गैर तुर्की था, अफगानिस्तान का था। ठीक है, तो यहाँ से यह शासक बनता है और ये जून 1290 में गद्दी पर बैठता है और बलबन का जो किला खोरी, बलबन के महल में खुद को सुल्तान घोषित करता है और अपनी राजधानी किला खोरी को बनाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलालुद्दीन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? किला खोरी। याद रखिएगा, दिल्ली के पास एक जगह जिसका नाम है किला खोरी। तो किला खोरी को इसने अपनी राजधानी बनाई थी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन ने की। किसकी हत्या करके की? तो गुलाम वंश के अंतिम शासक जलालुद्दीन ने उसकी हत्या कर दी। जिसकी हत्या की उसका क्या नाम था? शमसुद्दीन कैमूर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स की हत्या कर दी इसने। जब यह गद्दी पर बैठा उसमें इसकी उम्र थी 70 वर्ष की उम्र थी। कब? 70 वर्ष की उम्र में यह गद्दी पर बैठा। और जब इतना ज़्यादा उम्र हो जाए, इतना ज़्यादा, तो आदमी थोड़ा उदार हो जाता है। तो ये थोड़ा उदार हो जाता है और हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाता है। तो इससे भी सवाल बनते हैं कि वह प्रथम शासक दिल्ली सल्तनत का जिसने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, इसने अपने शत्रुओं के प्रति भी उदार नीति अपनाई। जो शत्रु मतलब जो विद्रोही विद्रोह करते थे,
भयानक भयानक विद्रोह करते थे, और विद्रोह करने के बाद जब उसके विद्रोह को दबा दिया जाता था तो यह उसे माफ़ भी कर देता था। इसका एक एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर मलिक छज्जू का विद्रोह होता है। मलिक छज्जू जो था प्रबल विरोधी था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, उसका विद्रोह हो जाता है, विरोध करता है वो, तो जलालुद्दीन की सेना जाती है, उसे पराजित करती है, उसे पकड़ कर लाया जाता है। जब उसे पकड़ कर लाता है तो उसे रात में डिनर पे बुलाया जाता है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। डिनर पे बुलाया जाता है, बड़ी अच्छी तरीके से उसे खिलाया पिलाया जाता है। खिलाने पिलाने के बाद कहा जाता है कि बड़ी अच्छा तरीका से तूने युद्ध लड़ा, योग्य हो तुम। उससे इसने क्या की, अच्छा रिलेशन बना लिया, इसने उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाया। तो इस तरह से अपने विरोधियों के प्रति उदार नीति अपनाता था। एक और याद रखना है, सीडी मौला, ईरान का एक फ़कीर हुआ करता था सीडी मौला। उसे जलालुद्दीन फिरोज पसंद नहीं था, वो उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। जलालुद्दीन को इस बात का पता चला, उसने इसे हाथियों से कुचलवा के मौत के घाट उतार दिया। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि किस फ़कीर की हत्या हाथी से कुचलवा कर दी गई थी, तो सीडी मौला हाथी से कुचलवा दिया। किसने? जलालुद्दीन ने। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो अब क्या हो गया था, यह अपना जो भतीजा था और बाद में दामाद भी था, अलाउद्दीन पे बहुत भरोसा करता था। ज़्यादातर जो सेना का नेतृत्व होता था अलाउद्दीन करता था, लेकिन अलाउद्दीन के मन पे राजा बनने यानी सुल्तान बनने की चाह थी। उसे लगता था कि ये बुजुर्ग हो चुके हैं, 76 वर्ष इनकी उम्र हो गई है, तो इसे षड्यंत्र करके इसकी हत्या कर देगा और खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर देगा। जलालुद्दीन से एक क्वेश्चन आपको बता दें, और कभी आप दिल्ली जाते होंगे तो इसने क्या किया, 2000 मंगोलों को मुसलमान बनाया, 2000 मंगोलों को मुसलमान बना दिए। कभी कभी आप दिल्ली में देखते होंगे कुछ चाइनीज मुसलमान दिख जाते होंगे आपको। ये वही 2000 इसने मंगोल जो उस समय पकड़ा गया, उसे इसने इस्लाम धर्म कबूल करवाकर दिल्ली में बसा दिया। तो आजकल आपको चाइनीज मुसलमान जो दिखते होंगे वो यही थे जो जलालुद्दीन ने 2000 मंगोलों को इस्लाम में बदल दिया था। अब क्या होगा, इसका जो भतीजा है अलाउद्दीन, वह इसकी हत्या कर देगा और राजपाट अपने अधीन कर लेगा, सुल्तान बन जाएगा। तो अलाउद्दीन की बात करते हैं, उसके साथ हम थोड़े इसकी कहानी को भी जिक्र करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अलाउद्दीन के बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, एग्जाम में अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से दिए जाते हैं। अगर आप पूरे दिल्ली सल्तनत को देखो और कहीं से सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये अलाउद्दीन खिलजी से पूछा जाता है। इसके पहले हमने जलालुद्दीन जो संस्थापक थे उसकी बातें कर लिया है। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की प्रारंभिक जीवन को देखें तो प्रारंभ में वो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और बाद में दामाद भी बन गया था। ठीक है, तो दामाद और भतीजा के साथ ही उसके वास्तविक जो नाम था वो अली और गुरिस्पा था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के वास्तविक नाम क्या था या बचपन के नाम क्या थे। तो याद रखिएगा अली और गुरिस्पा, अली और गुरसप या अली या गुरिस्पा भी लिखा रहता है। अली या गुरसप इसके बचपन के नाम थे। ये जलालुद्दीन का भतीजा था और दामाद भी बन गया था बाद में। कितना अच्छा। चलो अब बात करते हैं राजस्व सिद्धांत की। तो पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखिए, गद्दी पर ये कैसे अपना अधिकार जमाता है। जलालुद्दीन खिलजी जो था वो अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। अपनी पुत्री का विवाह भी उसके साथ करा था। अलाउद्दीन भी शुरू में बड़ा वफादार था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर सत्ता को प्राप्त करने की लालच आने लगी थी। चूंकि जलालुद्दीन वृद्ध हो चुका था, 70 साल प्लस की उम्र हो चुके थे उसके, मतलब 76 साल का हो चुका था, 70 में तो गद्दी पर बैठा वो। तो अलाउद्दीन को लग रहा था गद्दी मुझे संभालना चाहिए। और चूंकि उदार नीति जो अपनाई थी जलालुद्दीन ने कि अपने विद्रोहियों को वो माफ़ कर देता था, ये बात दरबार में बहुत सारे जो आमिर थे उसमें असंतोष का वातावरण कायम कर रहा था कि हम इतने मेहनत से लड़ते हैं और आप उसे माफ़ कर देते हो। और थोड़ा सा रुझान अलाउद्दीन के पक्ष में जा रहा था। अलाउद्दीन भी इस बात का पूरा भरपूर फ़ायदा उठाता था। अलाउद्दीन ने कई बार मंगोलों को पराजित किया, कई सारे सैन्य अभियान में सफलता दिलाई। तो लोगों को लग रहा था, जो जनता थी उसे लग रहा था, ये जो सैनिक था उसे भी लग रहा था कि जलालुद्दीन के बाद अगर कोई योग्य है तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। एक घटना घटता है, देवगिरी जाता है, देवगिरी भेजा जाता है। जलालुद्दीन खिलजी ने देवगिरी भेजा अलाउद्दीन खिलजी को। ये देवगिरी के शासक वहाँ पर, ये घटना
1296 की ये घटना है, 1296 की घटना है। और ये पहुंच जाता है देवगिरी। वहाँ के शासक, यादव वंश के देवगिरी के शासक रामचंद्र शासन कर रहे होते हैं और उसे वो पराजित करता है, बहुत सारा धन लूट कर लाता है। लेकिन इस बात की जानकारी कि मैंने इतना सारा धन प्राप्त किया है वो अपने चाचा जान को नहीं बताता और सारे धन लेकर करा मणिकपुर इलाहाबाद में रुक जाता है। ये बातें जब पता चलता है जलालुद्दीन खिलजी को, यानी अलाउद्दीन के चाचा जान को, तो बोलता है ऐसा उसने करा, चलो उससे मिल के आते हैं। तो ये भी षड्यंत्र रचता है, बोलता है ठीक है चाचा जान आइए, सब कुछ मिल के सॉल्व कर लेंगे। जब चाचा जान अपने भतीजा जान से मिलने जाते हैं तो भतीजा जान पहले षड्यंत्र कर रखा था और उसने कहा कि कोई सैनिक के साथ ना आए, आप अकेले आए चाचा जान। चाचा और भतीजा में सैनिक की क्या ज़रूरत। चाचा जान भी अपने भतीजे पर विश्वास करता था, आ गया और वो अकेला आया, उसकी षड्यंत्र से हत्या करवा दी और गद्दी को हड़प लिया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कहा जाता है कि उसने जलालुद्दीन के सर काटे, उसे अपने भाले की नोक पे डाला और उसे इस तरह से लहराते हुए जो उसके सैनिक पीछे खड़े थे उसके पास गया और बोला आज से तुम्हारा सुल्तान मैं हूँ। यानी अपने आप को सुल्तान घोषित कर लेता है और अपना नाम रखता है अलाउद्दीन खिलजी। इस तरह से ये गद्दी पर बैठता है। तो इसने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया? करा मणिकपुर। अगर क्वेश्चन एग्जाम में बना कि इसने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था, आंसर आप फटाक मारो, कहाँ? करा मणिकपुर में। ठीक है, इलाहाबाद का एरिया है, करा मणिकपुर में इसने अपना राज्यारोहण करवाया। उसके बाद अभी इसकी इतना आसानी नहीं था भाई, अभी तो उसने करा मणिकपुर में अपने वो सुल्तान घोषित किया था, उसे दिल्ली आना था। दिल्ली में जलालुद्दीन के पुत्र भी थे, लेकिन जब वो अपनी विशाल सेना के साथ दिल्ली आता है तो उसके खिलाफ एक भी विद्रोह उस समय नहीं होते। वो आता है, अपने को सुल्तान घोषित करता है। और चूंकि जलालुद्दीन की पुत्री इसकी पत्नी रहती है तो वो बोलता है तुमने मेरे पिताजी को क्यों मारा। वहाँ अमीर खुसरो भी रहते हैं और अमीर खुसरो से बोला जाता है, उसकी पत्नी उसे बोलती है कि इतिहास तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। तो वो अमीर खुसरो से पूछता है कि अमीर खुसरो बताओ इतिहास मुझे क्या बोलेगा। तो अमीर खुसरो वहाँ बड़ा अच्छा रिप्लाई देते हैं, बोलते हैं इतिहास बोलेगा यह समय की मांग थी। अमीर हसन और देहलवी ये दोनों जलालुद्दीन के दरबार में थे, अभी इसके दरबार में आ गए हैं। तो इस तरह से ये अपना सत्ता पर अधिकार कर लेता है। लेकिन मैंने कहा अभी सत्ता पर उसने अधिकार करा, लेकिन अभी जर्नी इतना आसान नहीं था, क्योंकि अभी तो उसके फैमिली वाले भी कुछ उस पर चिढ़े हुए थे, गुस्साए हुए थे कि अपने चाचा जान की हत्या कर दी तुमने, अपने ससुर की भी हत्या कर दी, चाचा जान भी ससुर भी। तो विद्रोह के वातावरण थे। इस विद्रोह को दबाने के लिए उसने 5 नीति अपनाई। ठीक है, इस विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले विद्रोह देखते हैं, बाद में उसका राजस्व सिद्धांत देखेंगे। इस विद्रोह को दबाने के लिए या उस विद्रोह से रक्षा के लिए उसने 5 नीति अपनाई। सबसे पहला नीति था कि जितने लोगों को मुफ्त में ज़मीन मिले थे पेंशन के रूप में, मिल्क मतलब जो काजी उजी होते थे मुफ्त में बहुत सारे ज़मीन मिल जाता था। निजामुद्दीन औलिया को बहुत सारे ज़मीन मिले हुए थे, उस तरह के बहुत सारे पेंशन में, दान में बहुत सारे ज़मीन मिले हुए थे। बहुत कोई को उसके वेतन के रूप में ज़मीन मिला हुआ था। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग चूंकि सुखी संपन्न होते थे तो विद्रोह का नेतृत्व कर देते थे, या विद्रोह का नेतृत्व करने वाला का ये लोग सपोर्ट कर देते थे। तो अलाउद्दीन इस बात को समझ रहा था कि अगर इनका पावर कम किया कर दिया जाए तो ये क्या करेंगे, विद्रोह के लायक ही नहीं बचेंगे। तो उन्होंने जितने लोगों को ये जमीन दिया गया था उसे क्या कर लिया, वापस छीन लिया और सबको खालसा भूमि में रख दिया। अब खालसा भूमि क्या होती थी, तो जहां पर सुल्तान का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था, अर्थात जहां का टैक्स सीधे, जहां का लगान सीधे सुल्तान को दिया जाता था, वो खालसा भूमि कहलाता था। तो इस तरह से खालसा भूमि किसके अधीन आ गया, अब खुद अलाउद्दीन ने अपने अधीन कर दिया, सुल्तान के अधीन कर लिया। दूसरी, उसने एक मजबूत गुप्तचर प्रणाली बनाया। बोला कि विद्रोह हो इससे पहले गुप्तचर से पता लगा लो, और विद्रोह करने वालों के प्रति इसने कठोर नीति अपनाई। जहां इसका चाचा जान जलालुद्दीन विद्रोह करने वालों को क्षमा कर देता था, माफ कर देता था, और ये विद्रोह करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देता था, उसे जान मार देता था। तो इसने एक गुप्तचर विभाग अपनाया। तीसरा जो काम किया, नशा एवं जुआ पर प्रतिबंधी लगा दिया। बोला ज्यादातर लोग क्या करते हैं, शराब जुआ ये सब खेलने वक्त मीटिंग में करते हैं, ये लोग ग्रुप में करते हैं, उसके बाद वहाँ प्लान बनाते हैं सुल्तान के खिलाफ ये किया जाए, वो करा जाए। सुल्तान ने ये नहीं करा, तो बोला ना शराब होगा, ना ये लोग एक जगह बैठेंगे, ना जुआ होगा, ना एक जगह आएंगे। तो इस तरह से उसने जुआ और शराब पर प्रतिबंध लगवा दिया। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है
अमीर सरदारों के बीच दावत और विवाह पर प्रतिबंध। अब अमीर सरदार क्या करते थे, दावत का आयोजन करते थे, सभी अमीर मिलते थे और वहां पर सुल्तान के विरोध में कुछ कुछ बातें होने लगती थी। तो ये बात को वो अच्छी तरह से समझ रहा था, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसने इस बात को क्या बोला कि अब कोई भी दावत का आयोजन, कोई भी अमीर दावत का आयोजन नहीं करेगा, ना दावत होगी ना वो एक जगह मिलेंगे। और दूसरी बात, दो अमीर आपस में शादी कर लेते थे तो उनके संबंध बन जाते थे और संबंध बनने से वो लोग विद्रोह में एक दूसरे की सहायता करते थे। तो बोला कोई भी अमीर आपस में, मतलब उसके पुत्र या उसकी पुत्री के साथ जो विवाह होता था, आपस में विवाह करने से पहले अलाउद्दीन का परमिशन लेंगे कि हम लोग विवाह कर रहे हैं। अलाउद्दीन जांचेगा कि लोग का क्या राजनीतिक सोच है, उसके बाद शादी का परमिशन दिया जाता था। चौथा हो गया, पांचवा जो उसने जो सबसे हम हिंदुओं पर जो उन्होंने कठोरता लगाई, बोला कि हिंदुओं पर कठोरता के साथ हर नियम लगाओ, इसे इतना निर्धन बना दो, इतना निर्धन बना दो कि ये विरोध तो छोड़ो, जीने खाने के लिए आफत आ जाए इन पर। कठोर बाजार नियंत्रण प्रणाली लगा दी। ज़्यादातर हिंदू व्यापारी हुआ करते थे, वो किया, जमीनें उनसे छीन ली गई। तो एक तरह से हिंदुओं पर कठोर नीति अपनाई ताकि वो विरोध करने के लायक ना बचे। ज़ियाउद्दीन बर्नी की अगर पुस्तक में एकदम कंप्लीटली लिखा हुआ है कि इसने वो सारे अधिकार छीन लिए हिंदुओं से। हिंदुओं जो बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे, साज सज्जा वाले घोड़े पर चढ़ते थे, वो सब चढ़ने पर पाबंदियाँ लगा दी। वो जो सार्वजनिक जगह पर पान खाकर गलाले करते थे, उस पर पाबंदियां लगाई और इतना गरीब बना दिया कि उनकी पत्नियां अब मुसलमानों घर में जाके काम करने लगे थे। इस प्रकार की सोच अलाउद्दीन खिलजी की थी। और हम इन काफिरों का इतिहास सिलेबस में ऐड करके पूरी दुनिया को और पूरे भारत को बताते हैं, क्या कर सकते हैं। क्योंकि मिडेवल पूरा जो मध्यकालीन इतिहास भारत का है वो पूरा मुसलमानों पर आधारित है और काफिरों के इतिहास में पढ़ना पड़ता है। जिस प्रकार बदायूनी को अकबर के कहने पर काफिरों का ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ महाभारत की रचना करना पड़ा था, और बदायूनी कहता है कि ये पागल बादशाह के कारण, यानी पागल सुल्तान के कारण हमें काफिर यानी हिंदू धर्म की पुस्तक महाभारत की फारसी में अनुवाद करना पड़ रहा है। मैं रो रहा हूँ, लेकिन ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि हमारी मजबूरी है। ठीक, अभी हम लोगों की भी मजबूरी है कि पूरा मिडेवल इंडिया हम लोगों को इन्हीं लुटेरों काफिरों का इतिहास पढ़ना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इसकी ये नीति थी। अब बात करते हैं, अच्छा अब राजत्व सिद्धांत की बात कर लेते हैं। राजत्व सिद्धांत क्या होता था? राजत्व सिद्धांत होता था कि वो अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि मान लेता था। तो जो अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि मान लेता था, यानी बोलता था जो सुल्तान होगा वो क्या होगा, ईश्वर का प्रतिनिधि होगा। वो जो भी करेगा वो ईश्वर की मंशा है, उसके बातों पर कोई क्या कर सकता है, उंगली नहीं उठा सकता। तो उसने पूरी तरह से राजत्व सिद्धांत को अपनाया और उसने सर्वप्रथम क्या बोला कि मैं इस्लाम के अनुसार शासन नहीं करूंगा। मतलब उस समय इस्लाम धर्म में क्या होता था कि बहुत सारे काजी होते थे जो दरबार में होते थे और वे बताते थे सुल्तान आपको ये करना चाहिए, शरीयत ये बोलता है, इस्लाम ये बोलता है। ये बोला देखो भैया, शासन तो मैं खुद से करूंगा, मैं निरंकुश राजा हूँ, मैं शासन खुद से करूंगा, मेरे पे किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगाओगे। और काजियों का प्रभाव से वह मुक्त रहा, यानी इस्लामिक धर्म ग्रंथों के अनुसार उसने शासन नहीं अपनाया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसने इस्लामी धर्म परंपरा के अनुसार शासन नहीं करा। तो आपको याद रखना चाहिए अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि बाद में मोहम्मद बिन तुगलक भी ज़्यादा नियंत्रण में नहीं रहता, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब एक और बात करें तो खलीफा से स्वीकृति नहीं लिया। इसके पहले कि जो भी शासक हुआ करते थे वो खलीफा से स्वीकृति लेते थे अपनी पद की वैधानिकता का, और बड़ा अच्छा फील करते थे, खलीफा ने उन्हें स्वीकारा। लेकिन अलाउद्दीन ने बोला कोई खलीफा वलीफा से मैं पद की वैधानिकता नहीं लूंगा, मैं खलीफा को मानता ही नहीं हूं, मैं इस्लामी परंपरा के अनुसार शासन नहीं करूंगा। तो इस तरह से खलीफा का ये क्या किया, वैधानिकता नहीं लिया। इसका एक और उद्देश्य था जो बुकों में मिलता है कि इसने एक नवीन धर्म चलाना या एक नवीन धर्म चलाना चाहता था, लेकिन देखा कि कहीं पब्लिक विरोध ना कर दे, इसीलिए इसने ये धर्म नहीं चलाया। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जो एक नवीन धर्म चलाना चाहता था, तो वो हमारा अलाउद्दीन खिलजी थे, ठीक है। तो ये इसका राजत्व सिद्धांत था। अब इसका हम एक बात करें तो सैनिक सुधार देखिए, इसका सैनिक सुधार
सैनिक सुधार बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब ये गद्दी पर बैठता है उसमें मंगोल भारत में बहुत बार आक्रमण कर रहे थे। ये खुद भी कई बार जब सेनापति हुआ करता था तो मंगोल आक्रमण का सामना किया था। तो यहाँ पर भी ये जब गद्दी पर बैठा तो उस समय जो सबसे प्रमुख इसने कार्य करा वो बोला अस्थाई सेना बनाओ भैया। पहले क्या होता था, जब युद्ध होते थे तो सेना बुलाया जाता था, युद्ध के समय सेना आते थे, युद्ध लड़ते थे, युद्ध खत्म, सेना को वापस घर भेज दिया जाता था। इसने बोला अब ऐसा नहीं होगा, अब सेना परमानेंट होंगे और साथ ही अब सैनिकों को उसके बदले कोई भूमि नहीं दिया जाएगा, नगद में पेमेंट दिया जाएगा। तो पहली बार ये दोनों घटना जो है ये इन्हीं के शासनकाल में होता है कि नगद में पेमेंट, यानी नगद में पेमेंट दिया जाएगा और अस्थाई सेना का गठन किया गया। तो नगद में पेमेंट और अस्थाई सेना किसने बनाया? आपका आंसर क्या होना चाहिए? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। दाग और हुलिया की प्रथा। अब से दाग और हुलिया क्या होता था, उन्होंने घोड़ा को दागने की एक प्रथा चलाई। होता क्या था एक्चुअली कि जो अमीर होते थे वो क्या करते हैं, जो सैनिक अधिकारी होते थे, अगर उनके पास 500 घोड़े हैं तो वो क्या करते थे, बगल वाले से 200 घोड़े मांग लेते थे और जब निरीक्षण में कोई अधिकारी आता था तो उसे 700 घोड़े दिखा देते थे और फिर उसके बगल वाले भी वही करते थे। यानी वास्तविकता से कई ज़्यादा बढ़ाकर वो दिखाते थे। तो सुल्तान को लगा क्यों ना एक प्रथा लगाया जाए, इस तरह का एक चिन्ह दे दिया जाए घोड़ा पे कि इसकी दोबारा से गिनती ना हो पाए। तो उसने हर घोड़े पर एक दाग डाला, ईरानी घोड़ा है, अरबी घोड़ा है, हर नस्ल की घोड़े का कॉर्डबट भी डाला। तो इस तरह से ये क्या किया कि दाग लगा दिया, हर घोड़े को दागने की प्रथा चला दी। साथ ही सैनिकों के साथ भी वही होता था, जब हमारे यहाँ निरीक्षण में आए उच्च अधिकारी तो बगल वाले से सेना मांग लिया, जब उसके यहाँ गए तो ये सेना वहाँ चली गई और वृद्धि ज़्यादा करके दिखा दिया जाता था। तो उसने क्या करा, हर सेना की हुलिया को कॉपी करवाए, कहाँ कट का दाग है, कैसा नाक है, कैसा मुँह है, इस तरह से उसका हुलिया को क्या किया गया, कॉपी किया गया। आज भी किया जाता है, फोटो लाओ, बायोडाटा लाओ, ये सारी चीज़ उस समय भी करा गया। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद बात करते हैं नगद में वेतन, आपने समझा, अस्थाई सेना समझा, दाग और हुलिया की प्रथा समझी, मंगोलों से रक्षा, ये सब उस समय भारत में 6 बार अलाउद्दीन खिलजी जो है, इसे कई बार क्वेश्चन आते हैं, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, 6 बार आक्रमण हुए। कितने बार? 6 बार आक्रमण हुए थे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसकी जो बाजार नियंत्रण की व्यवस्था थी। बाबा बाजार नियंत्रण, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लाया? तो आपका आंसर होना चाहिए, एक तो सीधा क्वेश्चन बनेगा बाजार नियंत्रण प्रणाली किसकी देन है, तो याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो, बाजार नियंत्रण प्रणाली लाने के 2-3 रीजन कहे जाते हैं। एक तो कहा जाता है कि इसने सैनिकों को नगद में वेतन दिया था, अगर बाजार में मूल्य बढ़ता तो ये सैनिक वेतन ज़्यादा की मांग करते, तो इसीलिए उसने बाजार के मूल्य को स्थिर रखने के लिए बाजार नियंत्रण लेके आया। कई लोग बोलते हैं कि चूंकि ज़्यादातर बाजार में हिंदू अधिकारी हुआ करते थे और वो काफ़ी धनी थे, मुनाफाखोरी करते थे, तो उसे कठोर सजा देने के लिए इसने बाजार नीति लाया। आखिर जो भी रीजन हो, इसने बाजार नीति लाया। प्रारंभ में इसका उद्देश्य था जो सैनिक है उसे कम दाम में सब कुछ मिले ताकि वो इससे ज़्यादा वेतन की मांग करे ना। बाद में ये आम पब्लिकों के लिए भी अच्छा रहा। और कहा जाता है इसने जब बाजार नियंत्रण लाया तो 20 वर्ष इसके शासनकाल में किसी भी चीज़ का दाम थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं हुआ। क्यों ना अकाल आ जाए, क्यों ना बाढ़ आ जाए, लेकिन हर चीज़ के दाम फिक्स रहे। इस प्रकार का कठोर बाजार नियंत्रण यह स्थापित किया था। और जब यह बाजार नियंत्रण लाया तो इसने मूल्य और मापतोल क्या बोला कि कोई मूल्य वृद्धि नहीं करेगा। मूल्य वृद्धि करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। और साथ ही जो अगर चलो ठीक है मूल्य वृद्धि नहीं करेंगे तो होता है ना कि कम तौल के दे देते हैं। अगर कम तौलते पकड़े गए तो जितना कम तौलोगे उतना मांस, उतना गोश्त तुम्हारे शरीर से निकाल लिए जाएंगे। इस प्रकार के कठोर दंड का विधान किया गया था। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि कठोर मूल्य और मापतौल प्रणाली अपनाई। इसने बाजार को 3 भागों में बांट दिया। बाजार 3 तरह के होंगे। एक बाजार होगा जहाँ क्या होगा, खाद्यान्न बिकेंगे, चावल दाल आटा गेहूँ ये सारे चीज़ बिकेंगे और इस पर भी कठोर नियंत्रण होगा, अधिकारी कई नियुक्त किए। दूसरा बाजार होगा जहां पर आप कपड़े उपड़े बिकेंगे, निर्मित वस्तु जो उद्योगों में निर्मित होते थे, छोटे मोटे कुटीर उद्योगों में कपड़े हो गए या घरा बर्तन जो भी हो गया, ये सारे बिकते थे। तीसरा जहां गुलाम और दास, तो तीसरा क्या हो गया, घोड़ा और दास बेचे जाते थे। एक बाजार था जहां पर निर्मित वस्तुएं बेची जाती थी और एक जहां खाद्यान्न बेचे जाते थे। और ये तीनों बाजार जो होते थे इनके 3 प्रमुख अधिकारी के अधीन होते थे। एक होता था शाहना ए मंडी, बरीद ए मंडी और दीवान ए रियासत। ये देखो जो शाहना ए मंडी हुआ करता था, ये क्या करता था, ये एक तरह से अगर आपको उसके बाजार में जाकर कोई चीज़ की
दुकान लगानी है तो आपको शाहनाए मंडी से परमिशन लेना पड़ता था, हालांकि अर्थात वहाँ पर जाकर आपको पंजीकरण करवाना पड़ता था। जैसे आज भी होता है, जब आप मेन रोड में कहीं पर भी बड़े बड़े शहरों में बाजार लगाओगे तो आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं। तो यहाँ भी एक तरह से पंजीकरण आपको किससे लेना पड़ता था? शाहनाए मंडी से पंजीकरण लेना होगा। जो बड़ी मंडी था वो क्या करता था कि कभी भी बाजार में आके अचानक धावा बोल देगा, छापा मार देगा कि कोई मुनाफाखोरी नहीं कर रहा है, कोई ज़्यादा मूल्य पर नहीं बेच रहा है, कोई मापतोल में गड़बड़ी नहीं कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा अपने यहाँ स्टॉक करके नहीं रख रहा है। तो इस चीज़ों की देखभाल करता था बरीद मंडी। दीवान ए रियासत क्या करता था, अगर आप कोई बहुमूल्य चीज़ खरीद रहे हो तो उन बहुमूल्य चीज़ों को खरीदने से पहले आपको दीवान ए रियासत से परमिशन लेना पड़ता था। हालांकि अर्थात कहा जा सकता है कि ये जो तीनों थे ये क्या थे? ये अधिकारी थे जो बाजार नियंत्रण पर क्या करते थे? अपना कड़ी नज़र, चीते की चाल और बाज की नज़र वाली नज़र रखते थे और किसी भी तरह का मूल्य वृद्धि को नहीं होने देते थे। एक और अधिकारी हुआ करते थे जिसका नाम था मुनि हांस। मुनि हांस ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये गुप्तचर होता था, सामान खरीदने टाइप का, जैसे आज गुप्तचर लोग घूमते हैं ना, ये गुप्तचर होता था और पता लगाता था कोई महंगा नहीं ना बेच रहा है। बेचेगा तुरंत किसी को शिकायत कर देगा, बड़ी दे मंडी को शिकायत करेगा, बड़ी दे मंडी पहुंचेगा। अगर कम तौला तो उतना मांस खींच लेगा, ज़्यादा तौला तो उसके लिए दंड विधान था, उसे टांग के ले जाया जाता था। कहा जाता है कि ये बाजार नियंत्रण जो लाया था अलाउद्दीन, सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुओं को हुआ, क्योंकि ज़्यादातर व्यापारी हिंदू हुआ करते थे और उनकी स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई थी कि पान खाना तो छोड़ो, अब उनकी पत्नियां मुसलमान घरों में जाकर काम करने लगी थी। दूसरा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि पहली बार जो सैनिकों को, जो आज कैंटीन देखते हो, आर्मी कैंटीन है या ये इस तरह से जहाँ सैनिकों की थोड़े कम सस्ते दामों पर सामान दिए जाते हैं, इस चीज़ की शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी कि सैनिक को थोड़े कम रेट पे सामान दिए जाते थे। तो एक तरह से कॉन्सेप्ट वहीं से आया। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने सैनिक सुधार देख लिया, बाजार नियंत्रण देखा, अब थोड़ा राजस्व सिद्धांत का देखें। बड़ा महत्वाकांक्षी, पैसे का बड़ा लालची आदमी अलाउद्दीन खिलजी। तो जो इस तरह करेंगे वो क्या करेगा? साम्राज्य तो विस्तार करेगा ही। उसने क्या करा, लगान जो पहले 1/3 हुआ करता था अब 50% हाफ कर दिया। पहले 30% 33% टैक्स लिए जाते थे, भूमि का टैक्स लगान। अब इसने बोला हम आपसे 50% टैक्स लेंगे, अगर आप 100 kg उपज करते हो अपनी जमीन पे, 50 kg हमारा। तो कितना हायर टैक्स कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन आता है किसने लगान की दर को 50% यानी हाफ कर दिया था? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। साथ ही इसने 2 नए कर लगा दिए। बोला अगर आप मकान बनाओगे, आज होल्डिंग टैक्स देते हैं हम लोग, बोला उस समय में आपको मकान कर यानी गृह कर देना पड़ेगा। घर ही कर या गृह कर या मकान कर इसे बोला जाता था। दूसरा बोला कि आपके पशु खुले में चरते हैं, वो राज्य की ज़मीन है और आपका पशु को हम चरने दे रहे हैं तो आपको चराई टैक्स देना पड़ेगा। तो उसने चराई टैक्स लिया। उसने भूमि माप की नई पैमाइश शुरुआत की और भूमि पैमाइश भूमि पैमाइश पहले करा, फिर उसने लगान निर्धारित करा। पहला शासक जिसने भूमि पैमाइश करके लगान को निर्धारित किया कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ये भी क्वेश्चन पूछता है पहला शासक कौन था जिसने नई पैमाइश लागू की, नई तरह से भूमि का नाप जोख किया और नाप जोख करने के बाद नई तरह से लगान का निर्धारण कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए मुसखराज, बड़ा लालची आदमी, बोला भाई एक नया विभाग बनाओ जो क्या करेगा? राजस्व को एकत्रित करेगा। उस विभाग का नाम था दीवान ए मुसखराज। दीवान ए मुसखराज क्या नाम था? दीवान ए मुसखराज। तो अगर आपसे पूछा जाए दीवान ए मुसखराज की स्थापना किसने की थी, फटाक से क्या मानोगे? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और इसका अधिकारी कौन होता था? नाम ही था दीवान ए मुसखराज। दीवान मतलब मंत्री हो गया, तो मुसखराज राजस्व विभाग का मंत्री और इसका हेड होता था मुसखराज। तो ये दोनों याद रखिएगा, दीवान ए मुसखराज या मुसखराज अधिकारी किसने नियुक्त किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने नियुक्त किए थे। अब अगर हम लोग देखें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे द्वितीय सिकंदर बोला जाता है और इसने खुद सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण की थी। याद रखिए कई बार एग्जाम में पूछे गए सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी। किसे द्वितीय सिकंदर कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि इसने अपना साम्राज्य विस्तार इतना ज़्यादा करा कि एक तो पूरा उत्तर भारत जीता उसने, दूसरा उसने क्या करा? दक्षिण भारत के पांडव यानी तमिलनाडु तक पहुंच गए और दिल्ली सल्तनत का कोई पहला शासक था जो पूरा उत्तर को भी जीता और पांडव तक पहुंच गए।
तो इस तरह से पूरा भारत को जीतने का श्रेय इसे जाता है, इसीलिए इसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। इसने खुद उपाधि धारण भी कर ली थी। तो याद करें, अगर जलालुद्दीन खिलजी की तो 1296 की घटना मैंने बताया था कि ये देवगिरी जाता है और वहाँ यादव वंश के शासक रहता है कौन, रामचंद्र। रामचंद्र से पराजित करता है, बहुत सारे धन दौलत लूट के लाता है, साथ ही उसे बोलता है कि तुम सालाना हमें टैक्स दोगे। तो वो बोला ठीक है हम देंगे। लेकिन क्या होता है, जब यह शासक बन जाता है यानी सुल्तान बन जाता है, तो रायचंद्र जो था वो टैक्स भेजना बंद कर देता है। तो वो तो इधर पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग दक्षिण का अभियान में उसे हम लोग देखेंगे, क्योंकि दक्षिण की कहानी है। अभी हम लोग उत्तर भारत की कहानी देखते हैं। तो उत्तर भारत में जो उसका सबसे पहला आक्रमण था 1298 में था। कब था, 1298 में था। गुजरात अभियान, गुजरात, उस समय वहाँ का शासक बाघेल वंश का शासक रायकरण शासन कर रहा था। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि गुजरात का अंतिम हिंदू राजवंश कौन था, बाघेल वंश, बाघेल वंश। और बाघेल वंश के शासक कौन हुआ करते थे, रायकरण। रायकरण वहाँ का शासक हुआ करता था और इसने उलुग खां और नुसरत खां, उलुग खां और नुसरत खां को भेजा, जाओ भैया गुजरात को जीत कर ले आओ। उलुग खां और नुसरत खां पूरी सेना के साथ डिग उड़ते उड़ते पहुंचे कहाँ, गुजरात। और गुजरात पहुंचने के बाद बेचारा रायकरण डर से भाग गया मालवा, और पूरा गुजरात को जीत के मिला लिया गया दिल्ली सल्तनत में। आपको बता दें कि अगर 4-5 प्रमुख जो सेनापति हुए अलाउद्दीन खिलजी के, उसमें उलुग खां, नुसरत खां, एक सबसे इंपॉर्टेंट जफर खां, बहुत प्रिय हुआ करता था उसका, उसे उसने बहुत योग्य भी था, उसे उसने मंगोल से रक्षा के लिए लगाया था। अब मंगोल की रक्षा करते समय उसकी मृत्यु भी, मतलब हत्या कर दी जाती है। एक उसका सबसे प्रसिद्ध, आप लोग सब जानते होंगे, मलिक कफूर के बारे में। तो इस तरह से उसके 4-5 प्रमुख सेनापति थे। मलिक कफूर हो गया, उलुग खां, नुसरत खां, जफर खां, ये सब उसके प्रमुख सेनापति थे। तो इसी गुजरात भी अभियान के दौरान नुसरत खां, क्या नुसरत खां किसको खरीदेगा, अरे भैया अपना मलिक कफूर को 1000 में कफूर को खरीदता है। कफूर दास था और इसीलिए इसको 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। क्या, 1000 दिनारी, 1000 में खरीदता है और अलाउद्दीन खिलजी को भेंट करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी को भेंट करता है कौन, मलिक कफूर। गुजरात के बाजार से, जूनागढ़ के पास से खरीद के लाता है 1000 दिनार में, इसीलिए 1000 दिनारी के नाम से मलिक कफूर जाना जाता है। और मलिक कफूर का भी आगे पढ़ेंगे किस प्रकार वह पूरा दक्षिण भारत को विजित करेगा। चलिए अगला देखिए, मंगोल आक्रमण। मंगोल का सामना करने के लिए उसने जफर खां के नेतृत्व में एक अच्छी खासी विशाल सेना लगा रखा था। इधर भारत के इस एरिया में अगर देखो तो इधर से मंगोल आ रहे थे, तो इस एरिया में लगा रखा था उसने जफर खां के नेतृत्व में। ठीक है, अगर बात करें 1301, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट आ जाता है कि 1301 रणथंभौर का किला, रणथंभौर का जो किला था उस समय राजस्थान का सबसे शक्तिशाली दुर्ग अगर कोई था तो वो रणथंभौर का दुर्ग था। और रणथंभौर का जो उस समय शासक था वो चौहान वंश का शासक, जिसका नाम था हमिद देव। याद रखिएगा, 1301 हमिद देव, रणथंभौर। और इसने किसे भेजा, उलुग खां और नुसरत खां को भेजा। जब उलुग खां और नुसरत खां और हमिद देव के बीच संघर्ष हो रहा था तो नुसरत खां इसी युद्ध में मारा जाता है। और जब नुसरत खां मर जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं युद्ध का नेतृत्व करता है और 3 महीने तक रणथंभौर किले के बाहर संघर्ष करता है, मतलब छावनी डाल के बैठा रहता है कि निकलो तो युद्ध होगा। आखिरकार हमिद देव पराजित हो जाते हैं, जितनी भी स्त्रियां थी वो जौहर कर लेती है। इस तरह से उसने रणथंभौर को 1301 में जीत लिया। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में फिल्मों में, पद्मावत फिल्म आप लोग देखे होंगे और उस मूवी में दिखाया गया है कि रानी पद्मिनी के कारण वह चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। हालांकि उसका एक अलग कहानी है, कुछ इतिहासकार उसे मानते हैं, कुछ नहीं मानते, क्योंकि मलिक मोहम्मद जैसे जिसने पद्मावत लिखा, अगर उनकी बात करें तो वो घटना कब की है, तो 1540 की घटना है। मलिक मोहम्मद जैसी ने 1540 में पद्मावत नामक जो उसने एक कविता लिखा था वो लिखा। और ये बात कब की है, 1303 की बात, यानी कितने दिन का गैप हो गया, तो 200-250 वर्ष का बीच में गैप है। तो पता नहीं जैसी कितना सच्चाई लिखे, लेकिन जो भी हो, कहा जाता है रानी पद्मिनी बहुत सुंदर हुआ करती थी और उस पर वो उसको एक झलक देखना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन वो रतन सिंह उसको दिखाना नहीं चाहते थे। इसी कारण ये युद्ध हुआ और पूरा मूवी आप लोग पद्मावत देख सकते हैं।
तो 1303 में यह चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और उस समय चित्तौड़ का शासक रतन सिंह रहता है और रतन सिंह के बाहर यह चित्तौड़गढ़ के बाहर पूरी तरह से छावनी डालता है। आखिरकार रतन सिंह को बाहर आकर युद्ध करना पड़ता है। इस युद्ध में छल से रतन सिंह को मार दिया जाता है और इस तरह से चित्तौड़ पे भी वह अधिकार कर लेता है। लेकिन जिस पद्मिनी को पाने के लिए उसने इतना बड़ा युद्ध लड़ा, वो पद्मिनी अपने अन्य सहयोगियों के साथ जौहर कर लेती थी। जौहर क्या होता था, जब ये हिंदू मुस्लिम लड़ाइयाँ चल रही थी तो होता क्या था, जब हिंदू के राजा और उसके सैनिक युद्ध मैदान में होते थे और जब महिलाओं को पता चलता था कि राजा पराजित हो जाएंगे या सैनिक मर जाएंगे तो ये जो मुसलमान हैं उनके साथ अत्याचार करेंगे, उनके साथ बुराई से पेश आएंगे, उनके साथ गलत कार्य करेंगे। तो इसलिए वो लोग जौहर कर लेती थी, आग में कूद कर अपनी जान दे देती थी। तो इस तरह से जौहर, इसमें भी देखो रणथंभौर में भी जब हमिद पराजित हुए तो उसकी पत्नियों ने जौहर कर लिया, उसके सभी फैमिली में जो महिला थी सभी ने जौहर कर लिया। चित्तौड़ की बात करें तो यहाँ भी जौहर कर लेती है। तो इस प्रकार से ये दोनों हो जाता है, चित्तौड़ और रणथंभौर पर उसका, और गुजरात पे भी अलाउद्दीन का कब्जा हो जाता है। 1308 में सेवाना और 1311 में जल्लौर को भी वह जीत लेता है। अब देखते हैं हम लोग दक्षिण का अभियान। दक्षिण का अभियान की बात करें तो दक्षिण का अभियान का नेतृत्व मलिक कफूर करता है। और इससे पहले मैंने बताया था 1296 में जो हमारा अलाउद्दीन खिलजी थे जिसमें वो सेनापति हुआ करते थे, तो वो देवगिरी के शासक रामचंद्र को पराजित करके बहुत सारे धन संपत्ति लेकर वापस आए थे। तो रामचंद्र ने बोला था ठीक है पराजित हो गए, हर साल आपको टैक्स भेजेंगे, लेकिन रामचंद्र ने टैक्स भेजना बंद कर दिया था। बदले में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को भेजा। मलिक कफूर पूरी सेना के साथ आया, रामचंद्र को पराजित करता है। लेकिन रामचंद्र पराजित होने के बाद भी अधीनता नहीं स्वीकार करता, बोलता है आप मुझे मारना चाहते हो मार दो, लेकिन मैं आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। इतनी निडरता के साथ वो मलिक कफूर के सामने खड़ा रहता है। इस बात की सूचना मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी को भेजता है कि मैंने एक राजा को पराजित किया, लेकिन वो अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हो रहा। तो उसने बोला ठीक है उसे लेके आओ दिल्ली। तो इसे लेकर दिल्ली जाता है। तो जब दिल्ली जाता है तो वह अलाउद्दीन बड़ा अच्छा आदमी था। इस मैटर में जो उसने नीति अपनाई, विदेश नीति यानी अन्य राज्यों के साथ नीति, बड़ा सहिष्णुता तो नहीं कह सकते, लेकिन कठोर दंड देने के बदले उसे भी उसने माफ़ किया। जैसे राय जो रामचंद्र थे उसे उसने बोला ठीक है तुम छोटे क्षेत्र पे शासन करो, बाकी क्षेत्र मेरा। तो फिर वो रामचंद्र को कुछ छोटा सा क्षेत्र दे देते हैं। तो ये रामचंद्र की कहानी हो जाती है ख़त्म। अगर बात करें हम लोग 1309 वारंगल पे उस समय काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव शासन कर रहे होते हैं और प्रताप रुद्रदेव को जाकर पराजित कर देता है मलिक कफूर। और प्रताप रुद्रदेव मलिक कफूर को कोहिनूर हीरा देता है और कोहिनूर हीरा के साथ सोने के पिंजरे में बंद एक राजा को देता है। अर्थात वो बोलना चाह रहा था कि अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर लिए हैं। तो इस तरह 1309 में वारंगल भी मिला। साउथ को उसने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि वहाँ से खाली सालाना टैक्स लेना ही उचित समझा। अब हम लोग बात करते हैं 1310 में होयसल वंश शासन कर रहा था द्वार समुद्र पे, और उस समय द्वार समुद्र का शासक हुआ करता था, उसका नाम था बीर बल्लाल। याद रखिएगा, बीर बल्लाल नाम हुआ करता था, बीर बल्लाल हुआ करता था, बीर बल्लाल। मलिक कफूर जाता है, बीर बल्लाल को पराजित कर देता है। इसके अलावा उसने पांडवों पर आक्रमण करा और पांडव का जो उसमें शासन कर रहा था वीर पांडव, उसे भी पराजित कर दिया। तो मदुरई तक मलिक कफूर, मदुरई तक, यहाँ से देखो, यहाँ से मलिक कफूर चालू होता है, हर जगह मलिक कफूर। तो दक्षिण भारत के आक्रमण को सफल बनाने का श्रेय किसको जाता है? मलिक कफूर जाता है और सारा को ये जीतता है। होयसल वंश पूर्णतः अधीन नहीं हो पाता अलाउद्दीन खिलजी का, यानी दिल्ली सल्तनत के अधीन, परंतु लगभग पार्ट वह जीत लेता है। तो इस तरह से मलिक कफूर इस एरिया को जीतता है। ऊपर वाले एरिया को नुसरत खां, उलुग खां और मंगोलों से रक्षा जफर खां कर लेता है। ये हमने पढ़ लिया पूरा खिलजियों का जो प्रारंभिक जीवन, विद्रोह, रक्षा, अलाउद्दीन खिलजी, सैनिक सुधार, राजस्व व्यवस्था, दक्षिण का अभियान, उत्तर का अभियान। अब हम लोग देखेंगे कि इसके बाद कौन शासक बनता है और उसकी क्या कहानी है। बहुत छोटा सा टॉपिक है वो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसे मैं हटा देता हूं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बोला जाता है कि वो भाग्यशाली व्यक्ति था, जिस ओर हाथ लगाता था उस ओर वो सफल हो जाता था। जबकि इसके
बाद जब तुगलक वंश पढ़ेंगे तो उसमें मोहम्मद बिन तुगलक था, अभागा आदमी था, जिस ओर हाथ लगाता था वो चीज़ खराब ही होना था। तो 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 तक मुबारक शाह खिलजी शासन करता है। कौन? मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी, इसके बारे में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। 2-3 प्रमुख क्वेश्चन है मुबारक शाह खिलजी के बारे में। पहला बात तो ये था कि खुद को खलीफा घोषित करने वाला कौन था। इसने बोला मैं खुद खलीफा हूँ, कोई खलीफा उलीफा नहीं, मैं खलीफा हूँ। जहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा को, सत्ता को मानना ही नहीं चाहे, खलीफा को उसने स्वीकार ही नहीं कहा, बोला खलीफा से मुझे कोई लेना देना नहीं है, खलीफा कौन है मुझे नहीं पता। उसी और दूसरी ओर ये क्या करता है मुबारक शाह खिलजी, खुद को खलीफा घोषित कर देता है। ठीक है, इसे नग्न स्त्रियों और पुरुषों के साथ बहुत मज़ा आता था। तो अगर पूछा जाए कि दरबार में नग्न रूप में कौन आ जाता था, तो दरबार में नग्न अवस्था में आ जाता था, नग्न अवस्था में आ जाता था, इसलिए इसको थोड़ा पागल भी बोला जाता है। ठीक है, तो प्रमुख रूप से यही 2 क्वेश्चन इससे आएंगे कि मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 तक शासन करा और इसने दरबार में नग्न अवस्था में आने वाला शासक कौन था, यानी सुल्तान कौन था, तो मुबारक शाह खिलजी था। खुद को खलीफा घोषित कर लिया, खुद को खलीफा घोषित कर लिया। इसी के समय में यह अपना एक मंत्री बनाया जो कि पहले हिंदू हुआ करता था और बाद में वह मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेता है। उसका नाम रहता है खुसरो शाह। नाम रखिएगा मंत्री खुसरो शाह। इसने उसे अपना मंत्री बनाया था और जो खुसरो शाह है इसी की हत्या कर देता है। खुसरो शाह इसी की हत्या कर देता है और गद्दी पर अधिकार कर लेता है। तो खुसरो शाह के बारे में पढ़ेंगे। खुसरो शाह 1320 में ही बैठता है और उसी समय इसका खात्मा भी हो जाता है। तो खुसरो शाह की अगर बात करें तो खुसरो शाह, अगर पूछा जाए अलाउद्दीन खिलजी का जो खिलजी वंश था, यानी खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो शाह। संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। खुसरो शाह प्रथम भारतीय मुसलमान था, भारतीय मुसलमान जो सुल्तान बना। ये भी याद रखिएगा, प्रथम भारतीय मुसलमान खुसरो खां था जो सुल्तान बना 1320 में। ठीक है, इसके अलावा इससे एक और क्वेश्चन आता है, इसने अपने आप को पैगंबर का दूत बोला। क्या बोला? पैगंबर का दूत घोषित कर दिया खुद को, पैगंबर का दूत। पहले तो इसने अपने ही सुल्तान की हत्या कर दी। किसकी? मुबारक शाह खिलजी, जिसने इसे मंत्री बनाया था। उसके बाद उसकी हत्या करने के बाद खुद को सुल्तान घोषित कर लिया। सुल्तान घोषित करने के बाद यह अपने को पैगंबर का दूत बताया। खलीफा उलीफा कुछ नहीं भैया, हम सीधे पैगंबर के दूत हैं। और यह भारतीय था, हिंदू था, बाद में इसने मुसलमान ग्रहण किया, मंत्री बना और अपने सुल्तान की हत्या करा और फिर ये सुल्तान बन गया। तो अगर ये भी सवाल बन सकता है, प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना? तो याद रखिएगा खुसरो शाह। तो यहाँ तक 1320 में इसकी हत्या कर दी जाती है। एक नवीन वंश की स्थापना गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक कर देगा। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। अभी हमारा पूरा खिलजी वंश हो जाता है ख़त्म। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तुगलक के साथ। तब तक के लिए बाय। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर से शेयर